नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इतिहास लिखने से पहले की तैयारी के 2 दिन 26 और 27 जून 2019, 26-27 जून 2019 देश के गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में थे। क्या कर रहे थे? किसी को मालूम नहीं था कि 1.25 महीने में कुछ बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। अमित शाह उसी की तैयारी के लिए गए थे और देखिए 26 जून को गए, देश का गृह मंत्री बनने के ठीक 1 महीने बाद। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे पहले केंद्र में कभी अमित शाह मंत्री नहीं रहे, गृह मंत्री तो बहुत दूर की बात है। और वो एक ऐतिहासिक फैसले की तैयारी करने गए थे। तो उन्होंने 26 और 27 जून को क्या किया, इससे आपको समझ में आएगा कि जब 5 अगस्त 2019 को संसद में उन्होंने प्रस्ताव पेश किया आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का, और उसके बाद कश्मीर में, उसके बाद से आज तक जो कश्मीर में हुआ, जो शांति आई, जो कानून व्यवस्था की स्थिति जो है बनी रही, उस सब के पीछे क्या था। 26 जून को श्रीनगर पहुंचे और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें गवर्नर थे, उनके सुरक्षा सलाहकार थे, राज्य के डीजीपी थे, चीफ सेक्रेटरी थे, सीनियर पुलिस और आईएएस अधिकारी थे। इसके अलावा सीआरपीएफ और बीएसएफ के प्रमुख अधिकारी थे, इंटेलिजेंस के बड़े अधिकारी थे। उसके अलावा आर्मी के जीओसी-इन-सी नॉर्दर्न कमांड के और एक और सज्जन थे, लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों, कंवलजीत सिंह ढिल्लों, 15वीं कोर के कमांडर इन चीफ जम्मू कश्मीर में। इन सब लोगों के साथ गृह मंत्री की बैठक शुरू हुई कि कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, कैसे उसको बेहतर बनाया जा सकता है, उसकी समीक्षा की गई। बैठक के आखिर में गृह मंत्री ने इस बात की प्रशंसा की कि जिस तरह से विभिन्न चुनौतियों से सुरक्षा पूरा तंत्र निपट रहा है, कानून व्यवस्था को जिस तरह से बनाकर रखा गया है। याद रखिए, उस समय जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था। इस सब की समीक्षा हुई और उस समय पूरे प्रदेश में ही नहीं, देश भर में अफवाहों का बाजार गर्म था कि सरकार कोई बड़ा फैसला करने वाली है कि नहीं करने वाली है। केवल चर्चा हो रही है। आर्टिकल 370 खत्म होगा, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन चर्चा जरूर थी। अफवाहें थीं कि क्या ऐसा हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों का मानना था कि ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। वहाँ जो उस दिन बैठक में लोग मौजूद थे, उनको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि क्या होने वाला है। ये एक रूटीन के साथ साथ विशेष बैठक की तरह था, जिसमें राज्य में जो सुरक्षा की स्थिति थी उसकी समीक्षा की गई। और गृह मंत्री नए नए बने थे, इसलिए माना गया कि वो खास तौर से इस बात पर ध्यान दे रहे हैं। ये बैठक खत्म हुई, उसके बाद एक दूसरी बैठक हुई। इसमें कुछ वरिष्ठ लोग ही थे, इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं थे, और ये बैठक आधी रात तक चली। अब इस सब से आपको अंदाज़ा लगेगा अमित शाह के कामकाज करने का तरीका। जिस बात में, जिस विषय में जाते हैं, बहुत गहराई तक जाते हैं और बहुत छोटे छोटे डिटेल्स पर भी उनकी नज़र रहती है। इस बात को उस बैठक में मौजूद सभी लोगों ने महसूस किया। इस बैठक में अमित शाह थोड़ा सा खुले, ये अंदाज़ा दिया कि अगर सरकार कोई बड़ा कदम उठाती है तो उसका क्या असर होगा, सुरक्षा व्यवस्था पर, LOC पर क्या असर होगा, कश्मीर के अंदर, घाटी के अंदर क्या असर होगा, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति होगी। इस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई, छोटे छोटे डिटेल्स पर चर्चा हुई। उसके बाद बैठक खत्म हो गई। अगले दिन सुबह गृह मंत्री को एक शहीद पुलिस अधिकारी के यहाँ जाना था, जो आतंकवादियों से बहादुरी से लड़ते हुए मारा गया था। उसके परिजनों से मिलने जाना था और कुछ और उनके जो है सार्वजनिक कार्यक्रम थे। उसके बाद उनको दिल्ली लौट जाना था। लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों लिखते हैं, उनकी किताब आई है, उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ। उनकी एक किताब आई है, कितने गाजी आए कितने गाजी गए, स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये उनकी पेंगुइन से किताब आई है, उसमें उन्होंने लिखा है। इससे आपको अमित शाह के व्यक्तित्व के एक नए पक्ष की जानकारी मिलेगी।
अंदाज़ा है सबको, हम सबको अंदाज़ा है, लेकिन अंदर की बातें तो पता चलती नहीं, तो इसलिए वो पूरा अंदाज़ा लगता नहीं। उन्होंने लिखा कि रात में 2 बजे उनके पास फ़ोन आया, फ़ोन की घंटी बजी उनकी। फ़ोन उठाया तो उधर से कहा गया कि सुबह 7 बजे गृहमंत्री जी के साथ नाश्ते पर बैठक है, उसमें आपको आना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। 1 घंटे बाद फिर फ़ोन की घंटी बजी, फिर उन्होंने उठाया। कहा गया कि आप नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे लिए कुछ अलग से बनवाने की ज़रूरत नहीं है, जो सब लोग खाएंगे वही मैं भी खा लूँगा। तो जनरल ढिल्लों लिखते हैं कि दूसरा बम फटा और उधर से कहा गया कि नाश्ते पर गृहमंत्री के साथ आप अकेले होंगे। सुबह 7 बजे पहुँचे। अमित शाह तब तक बाकी कार्यक्रमों में जाने के लिए अपने तैयार हो चुके थे। नाश्ते पर आलू का पराठा था, ढोकला था और चीज़ें थी। लेकिन 1 घंटे की बातचीत चली। दरअसल इसी बातचीत ने, जिसको कहते हैं इशू क्लिंच करना, तय कर दिया कि सरकार किस दिशा में और कैसे आगे बढ़ेगी। इस बैठक में अमित शाह और ज़्यादा खुले, रात वाली बैठक से भी ज़्यादा। उन्होंने कहा अगर सरकार कोई बड़ी घोषणा करती है तो उसका क्या असर होगा, कानून व्यवस्था बिगड़ने की कितनी आशंका है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर स्थिति कैसी होगी, पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा। जनरल ढिल्लों लिखते हैं कि अब तक मुझे थोड़ा अंदाज़ा हो गया था कि कोई बड़ी घोषणा होने वाली है। गृहमंत्री जानना चाहते थे स्पष्ट रूप से कि घोषणा से पहले और घोषणा के बाद की क्या स्थिति होगी, और वो स्पष्ट आश्वासन भी चाहते थे कि घोषणा के बाद स्थिति नियंत्रण में रहेगी, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने नहीं पाएगी, घाटी में शांति कायम रहेगी। तो जनरल साहब लिखते हैं कि अब तक मुझे स्पष्ट हो गया था कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने वाला है। वो लिखते हैं कि होम मिनिस्टर एब्सोल्यूट कंट्रोल में थे, उन्हें पता था कि क्या पूछना है, क्या जानना है। वो आर्मी के ऑपरेशन के बारे में जो बारीकी जानकारी होती है वो भी उन्हें थी। उन्होंने काफ़ी रिसर्च कर रखा था और अपना पूरा होमवर्क करके आए थे। ऐसे नहीं कि आ गए और कहा कि हाँ बताइए क्या होगा, लेकिन साथ साथ उनको ज़मीनी वास्तविकता की भी जानकारी थी। तो लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों कहते हैं कि उन्होंने बताया कि क्या क्या हो सकता है और सेना उससे कैसे निपटेगी। आखिर में अमित शाह ने उनसे पूछा कि आप अपना पर्सनल और फ्रैंक ओपिनियन बताइए। तो जनरल ढिल्लों का जवाब था कि अगर इतिहास लिखना है तो इतिहास बनाना पड़ेगा। फिर भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुए गृहमंत्री। उन्होंने कहा क्या गारंटी है कि शांति व्यवस्था बनी रहेगी। तब जनरल ढिल्लों बोले, उन्होंने कहा इससे पहले की कई घटनाओं पर जिस तरह से हम लोगों ने हैंडल किया था शांति व्यवस्था को, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था। मैंने कहा कि मैं पर्सनल गारंटी देता हूँ, आपको पूरी तरह से आश्वस्त करता हूँ कि शांति व्यवस्था भंग नहीं होगी। गृह मंत्री की प्रशंसा में वो लिखते हैं कि उनके पास हर परिस्थिति का, हर स्थिति के लिए एक काउंटर प्लान था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे। और वो कह रहे हैं कि देखिए मैंने आश्वासन दिया था, आज मैं ये किताब लिख रहा हूँ, मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने जो कहा था वो हुआ। अनुच्छेद 370 और 35 से हट गया। जम्मू कश्मीर में कहीं कुछ नहीं हुआ, पुलिस को कहीं एक लाठी भी नहीं चलानी पड़ी। जो लोग कहते थे कि अगर 370 हटाया तो भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, उनका झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहा, कोई उनके साथ खड़ा होने वाला नहीं होता। घाटी में भी, जब पूरे जम्मू कश्मीर की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन ये बात पूरी नहीं होगी अगर उनकी आखिरी बात न कहें। इस बैठक के बाद वो घर लौटे तो उनकी पत्नी भी रात भर जगी हुई थी। उन्होंने पूछा कि गृहमंत्री के साथ आपकी बैठक कैसी रही। तो जनरल ढिल्लों का जो जवाब था उसको बहुत ध्यान से सुनिए। इस देश की राजनीति को समझने के लिए और ऐसे लोगों की राय को सुनिए और समझिए जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। न वो बीजेपी के हैं, न आरएसएस के हैं, न राइट विंग न लेफ्ट विंग, किसी विंग के नहीं हैं। वो केवल देश और देश को जानते हैं। राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र प्रेम ही जो है और राष्ट्र की सुरक्षा ही उनके लिए पहला और आखिरी दायित्व है। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि 20 युवराज मिल जाएं तब भी इस बंदे का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि इस दशक का ये सबसे भारी डायलॉग है।
और युवराज किसके लिए कह रहे थे आप समझ सकते हैं, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने लिखा है कि मैं ये बात अमित शाह की निर्णय की क्षमता, विश्लेषण का उनकी जो क्षमता है और किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साहस और उनकी सहज बुद्धि, इसके आधार पर ये बात कह रहा हूँ। और आपको मालूम है कि ठीक 1 महीने 9 दिन बाद क्या हुआ। 5 अगस्त 2019 को संसद में प्रस्ताव पेश हुआ। संसद से लेकर सड़क तक सब चकित थे, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी को इस बात का भरोसा नहीं था कि ये प्रस्ताव राज्यसभा से पास हो सकता है। लेकिन सरकार का कॉन्फिडेंस देखिए, आप आत्मविश्वास देखिए। सरकार ने ये प्रस्ताव पहले राज्यसभा में ही पेश किया, लोकसभा में पेश कर सकते थे, आसानी से पास हो जाता, पूर्ण बहुमत था, कोई बहुमत की चिंता नहीं थी। लेकिन सबसे पहले राज्यसभा में ही पेश किया और पास हुआ। सारे विपक्षी दल किंकर्तव्य विमूढ़ थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि समर्थन करें तो कैसे, विरोध करें तो कैसे। जिसके लिए आज तक जो है कोस रहे हैं उमर अब्दुल्ला बाकी दलों को कि भाई उस समय जब 370 का प्रस्ताव पास हो रहा था, अनुच्छेद 370 का, तब आप लोग कहाँ थे, तब आप हमारे समर्थन में क्यों नहीं आए थे। और इस घटना से शायद 2 दिन पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों प्रधानमंत्री से मिलने गए। दोनों को उनने ये आशंका जताई कि क्या सरकार इसकी तैयारी कर रही है, अनुच्छेद 370 हटा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अनभिज्ञता जाहिर की कि ऐसा तो कुछ नहीं है, बड़े आश्वस्त होकर लौटे और 5 अगस्त को धड़ाम से गिर पड़े। तो बड़े फैसले, ऐतिहासिक फैसले इसी तरह के रिजॉल्व से, इसी तरह के कॉन्फिडेंस से, इसी तरह के साहस से लिए जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने का फैसला हुआ और पूरी दुनिया ने देखा। अभी G20 का समिट हुआ, वहाँ पर पूरी दुनिया ने देखा कि जम्मू कश्मीर में कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। उसके बाद से जम्मू कश्मीर बहुत तेज़ी से प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अगर किसी का नुकसान हुआ है तो उन्हीं दलों का, उन्हीं नेताओं का जो कहते थे कि 370 हटाया तो खून की नदियां बह जाएंगी, पाकिस्तान ऐसा कर देगा, चीन वैसा कर देगा। न पाकिस्तान कुछ कर पाया, न चीन कुछ कर पाया। भारत को जो अपने राष्ट्र हित में करना ज़रूरी लगा वो किया। भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के समय से देश के लोगों से जो वादा किया था उसको पूरा किया, और बिना गोली चलाए, बिना लाठी चलाए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इतना बड़ा, इतना ऐतिहासिक फैसला जो पिछले 70-75 सालों से जो एक विवाद का विषय बना हुआ था, उस पर फैसला करना, संसद में प्रस्ताव लाना, पास कराना, उसको लागू करा देना और कहीं से भी कोई आवाज़ न उठना, सबका समर्थन में खड़े होना, मैं मानता हूं कि इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि थी ये। शायद हम लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। मैं फिर जैसे राम जन्मभूमि के मामले में कहा, इस मामले में भी कह रहा हूं, हमारी पीढ़ी, उससे पहले की पीढ़ी और हमारे बाद की पीढ़ी, इन तीनों पीढ़ियों के लोगों को शायद ही किसी को ये यकीन रहा हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, कि उसके जीवन काल में अनुच्छेद 370 हट सकता है। और हट गया। और जब हटा तो ऐसा लगा कि ये तो कोई मुश्किल काम था ही नहीं। तो इतना मुश्किल काम इतनी आसानी से कर देना, दिखना कि कितना आसान है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।